हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। हम देखते हैं आपका क्लास 12th मैथ्स, जिसमें हम देख रहे हैं रैखिक प्रोग्रामन, जिसको हम लीनियर प्रोग्रामिंग के नाम से भी जानते हैं, जो आपका चैप्टर नंबर 12 में दिया हुआ है। तो बच्चों, हमने अभी तक 3 क्लास ले लिया इस पर, जिसमें पहली क्लास बेसिक क्लास था, दूसरे पे हमने टाइप नंबर 1 के 2 क्वेश्चन लेकर सॉल्व किए, जिसमें टाइप नंबर 1 में 2 टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, एक में सेम टाइप का जैसे लेस देन रहेगा, इक्वल ग्रेटर देन इक्वल अलग रहेगा, और दूसरे टाइप ऐसा था कि जिसमें लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल दोनों टाइप के प्रश्न दिए हुए थे। ठीक है। अब टाइप नंबर 2, जिसमें हमको क्या है, एक स्टेटमेंट दिया है, और इस स्टेटमेंट में हमको अपने जो फलन है, उद्देश्य फलन है और जो व्यवरोध है, उन सबको हमको फाइंड करना रहेगा। ये हमको पहले से बताया नहीं है, स्टेटमेंट में बोल दिया गया है कि ऐसा ऐसा कंडीशंस है, उन कंडीशंस, उन शर्तों को फॉलो करते हुए हमको उद्देश्य फलन और हमारे जो व्यवरोध हैं, असमीका है, ये सभी हमको पहले बनाना होगा। उसके बाद जब हमको उद्देश्य फलन और जो हमारे असमीकाएं मिल जाएगी, उसके बाद फिर हमको इसको ग्राफ विधि से सॉल्व करना है। ठीक है। एक बात और ध्यान रखने योग्य है कि इस पे आपको मेथड्स नहीं लिखी है कि कौन से मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है। तो आपको मेथड लिखा रहा है या ना लिखा रहा है, आपको ग्राफ मेथड से ही सॉल्व करना है, ग्राफिकल विधि से ही सॉल्व करना है, क्योंकि आपके जो सिलेबस है क्लास 12th का, इसमें ग्राफिकल विधि से ही बताया गया है। ठीक बच्चों, तो चलिए फिर देर ना करते हुए हम अपने प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, मैंने आपकी समय को ध्यान में रखते हुए सॉल्यूशन को, हर एक स्टेप को अच्छी तरह से मैं लिख लिया हूँ। आप सभी भी एग्ज़ाम में जैसे मैं लिखा हूँ स्टेप्स को, वैसे आप एक एक स्टेप को अच्छी तरीके से लिखेंगे, और जब मैं पढ़ाऊँगा तो एक एक स्टेप को आप ध्यान से समझेंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपको मैं अच्छी तरह से समझा पाऊँगा, और मेरा जो वीडियो है ये आपके लिए यूज़फुल होगा, और इसका आप उपयोग करके, यूज करके आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर्स ला सकते हैं और अच्छी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, मैंने आपके जो चैप्टर नंबर 12 का प्रश्नावली 12.2, इससे क्वेश्चन लिया है, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 है। ये क्या है, क्वेश्चन को पहले हम समझते हैं, मैं पढ़ता हूँ। एक व्यापारी 2100 रुपये से अनाज का व्यापार करना चाहता है। गेहूं का बोरा 300 रुपये तथा चावल का बोरा 700 रुपये में आता है। उसे गेहूं के बारे लिख दिया हूँ, ये बोरे है, ये बोरे है। ठीक है। गेहूं को बोरे, ये गेहूं के बोरे पर 2400 रुपये तथा चावल के बोरे है ना, ये बोरे है। ठीक है। बोरे पर 4400 रुपये का लाभ होता है। दुकान में 500 बोरे, ठीक है, देखिए यहाँ पे बोरे, ऐसा ये भूल गए, ये दुकान में 500 बोरे रखने का स्थान है। अधिकतम लाभ के लिए कितने बोरे गेहूं और कितने बोरे चावल खरीदने चाहिए। ठीक है। देखिए, एक व्यापारी है जो क्या करना चाहता है, व्यापार करना चाहता है, और व्यापार करने के लिए उसके पास 2100 रुपये है मात्र। ठीक है। तो गेहूं और चावल का व्यापार करना चाहता है, तो एक बोरी जो गेहूं है वह 300 रुपये में आता है, और एक बोरी जो चावल है वो 700 रुपये में आता है। तो एक बोरे जो गेहूं है उसमें 2400 रुपये लाभ कमाना चाहता है, और चावल में 4400 रुपये। ठीक है। और उसके पास जो दुकान है, जो रूम है बोल दिया जाए, जहाँ पे वो दुकान खोल के रखा है, उसका जो स्थान है वो इतना बड़ा है कि इसमें सिर्फ 50 बोरे ही रख सकता है। ये कंडीशंस है, 50 बोरे से ज़्यादा वो नहीं रख सकता। तो हमको ये निकालना है कि वो कितना गेहूं खरीदे और कितना चावल खरीदे कि उसको क्या हो, अधिकतम लाभ हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रॉफिट होना चाहिए जब उसको बेचे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि हमारा जो जितना हम खरीद रहे हैं गेहूं और चावल, ये पूरा पूरा बिक जाता है। ठीक है ना। यहाँ पे ये हमको मान के चलना रहेगा, तभी ये सॉल्व हो पाएगा। ठीक है। यहाँ पे प्रश्न में नहीं लिखा है कि आप मान के चलिए कि पूरे गेहूं और पूरे चावल बिक जाते हैं, कहीं कहीं प्रश्न में लिखा रहता है। ठीक है। नहीं लिखा है, फिर भी हम मान के चलेंगे। ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो जो डाटा हमको दिया गया है उसको दिया गया है करके लिख देंगे। तो हमको क्या क्या डाटा दिया गया है, देखिए, व्यापारी के पास कुल कितने रुपए हैं, 2100 रुपये हैं, और उन रुपए से वो व्यापार करना चाह रहा है।
ठीक है। गेहूं का मूल्य जब वो खरीदता है तो 300 रुपये है और गेहूं में वो क्या करना चाह रहा है, 2400 रुपये का लाभ कमाना चाह रहा है, 24 रुपये का लाभ कमाना चाह रहा है। चावल का बोरे का खरीदने का जो मूल्य है वो 700 रुपये है ना, बेचने का मूल्य नहीं पता, खरीदने का मूल्य 700 रुपये है और इसमें वो कितना लाभ कमाना चाह रहा है, 44 रुपये। और एक कंडीशन दे दिया है कि उसके गोदाम में सिर्फ 50 बोरे रखने का ही स्थान है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि माना जो व्यापारी है एक्स बोरी गेहूं खरीदता है और वाई बोरी चावल खरीदता है। ठीक है, तो एक्स बोरी गेहूं का लाभ, ठीक है, चूंकि एक बोरी का लाभ 2400 रुपये है तो एक्स बोरी गेहूं का लाभ 24x हो जाएगा। वाई बोरी चावल खरीदता है तो वाई बोरी चावल का लाभ, तो एक बोरी चावल का लाभ 44, तो वाई बोरी चावल का लाभ कितना हो जाएगा, 44 वाई रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो उद्देश्य फलन है ये क्या बन जाएगा, उद्देश्य फलन लाभ का है तो ये हमारा बन जाएगा P इक्वल 24x प्लस 24y। उद्देश्य फलन क्या होता है, हमने बेसिक क्लास में देखा था। उद्देश्य फलन जो हमारा उद्देश्य रहता है, हम कितना लाभ कमाना चाह रहे हैं, कितना प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं, कि कितना उस पर हमें न्यूनतम हानि हो। ठीक है, तो जो हमारा उद्देश्य रहता है, तो उद्देश्य हमारा क्या है, व्यापार करने में कमाने का उद्देश्य है, तो इसीलिए जो हम कमाना चाह रहे हैं वही हमारा क्या बनेगा, उद्देश्य फलन बनेगा। जो लाभ प्राप्त करना चाह रहे हैं वही हमारा क्या बनेगा, उद्देश्य फलन बनेगा। तो यहाँ पे हमारा उद्देश्य फलन आ जाएगा P इक्वल 24x प्लस 44y, क्योंकि चावल और गेहूं दोनों में हम लाभ कमाना चाह रहे हैं। चावल में, गेहूं में 24 रुपये और चावल में एक बोरी में 44 रुपये, तो चूंकि x बोरी और y बोरी है, गेहूं x बोरी चावल y बोरी, तो ये हमारा हो जाएगा P इक्वल 24x प्लस 44y, ये उद्देश्य फलन हो जाएगा। यहाँ पे आप ध्यान देंगे जो x और जो y की वैल्यू होगा ये 0 से ग्रेटर देन इक्वल होगा, यानी x और y की वैल्यू, कोई एक वैल्यू x और y की वैल्यू 0 हो सकता है और 0 से बड़ा भी होगा, लेकिन याद रखिएगा नेगेटिव कभी भी नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे लिखते हैं x और y दोनों क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमको कंडीशन दिया है कि गोदाम में हमारे पास सिर्फ 50 बोरी रखने का स्थान है। चूंकि हम x बोरी क्या खरीदते हैं, गेहूं खरीद रहे हैं, y बोरी हम क्या खरीद रहे हैं, चावल खरीद रहे हैं, तो x बोरी गेहूं, y बोरी क्या है, चावल है, दोनों मिलाकर कितना रखेंगे हम, 50 रखेंगे। तो इस यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये लेस देन इक्वल का साइन लगा है, तो ऐसा क्यों लगा है इसको समझिए, क्योंकि चूंकि हमारे पास 50 बोरी रखने का ही स्थान है, तो हम 50 बोरी रख सकते हैं या उससे कम भी रख सकते हैं ना, जरूरी ऐसा थोड़ी कि 50 ही बोरी रखना है, 50 बोरी रख सकते हैं, उससे कम भी रख सकते हैं, लेकिन 50 बोरी से ज़्यादा नहीं रख सकते। तो यहाँ पे हमको पता नहीं कि x और y की वैल्यू क्या है, 50 से कम आ रहा है कि 50 के बराबर आ रहा है, तो ये हमको नहीं पता। तो इसलिए हम दोनों कंडीशन को लेते हुए कि ये कम भी होगा बराबर भी होगा, ऐसे कंडीशन को मानते हुए x प्लस वाई लेस देन इक्वल क्या लिख देते हैं, 50, 50। ठीक है, यानी x और y की वैल्यू 50 से कम भी होगा और बराबर भी हो सकता है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमको उद्देश्य फलन मिल गया और ये हमारा क्या मिल गया, संग्रहण व्यवरोध, माने हम कितना संग्रहण कर सकते हैं, कितना हम रख सकते हैं उसको। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट हमारा काम रहेगा निवेशी व्यवरोध, माने निवेश, उस पर कितना लगाते हैं ये। ठीक है, देखिए चूंकि हमने x बोरी गेहूं खरीदा, माना हमने मान के चला कि x बोरी गेहूं खरीद रहे हैं और y बोरी चावल खरीद रहा है, तो एक बोरी गेहूं का मूल्य कितना है, 300 रुपये, तो x बोरी गेहूं का मूल्य कितना हो जाएगा, 300x रुपये। ठीक है, y बोरी चावल का मूल्य कितना हो जाएगा, एक बोरी चावल का मूल्य 700 रुपये है, तो y बोरी चावल का मूल्य कितना हो जाएगा, 700 रुपये हो जाएगा। तो व्यापारी के पास कुल कितना है, 2100 रुपये है, तो इसको लिख देंगे 300x प्लस 700y लेस देन इक्वल 2100। देखिए यहाँ पे भी लेस देन इक्वल लिखा गया, तो इस बात को समझिए, जब वो चावल खरीदेगा x बोरी, x बोरी जब वो गेहूं खरीदेगा, y बोरी जब वो चावल खरीदेगा, कितना खरीदा ये नहीं पता ना, x y दिया है तो उसको फाइंड करेंगे। ठीक है, तो x बोरी जब वो गेहूं खरीदेगा, y बोरी जब वो चावल खरीदेगा, तो दोनों का मूल्य जो होगा या तो टोटल 2100 रुपये का खरीदेगा, क्योंकि उससे ज़्यादा तो खरीद नहीं सकता, या तो 2100 के कम का खरीदेगा। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, लेस देन इक्वल लिखा है, तो इसीलिए यहाँ पे 300x प्लस 700y लेस देन इक्वल क्या है, 2100 रुपये है। 2100 से कम होगा या तो 2100 के वो बराबर होगा, इन दोनों का मूल्यों का योग। ठीक है, जब इसको हम कटा देंगे 100 से, तो ये हमारा आ जाएगा 3x और ये हमारा आ जाएगा 7y और ये आ जाएगा 210। ठीक है, तो 3x प्लस 7y लेस देन इक्वल क्या हो जाएगा, 210।
तो अतः जो हमारे सारे जो डाटा है उसको यहाँ पे लिख देंगे। हमारा उद्देश्य फलन है 24x + 44y, पीछे से हमने यहाँ लिख दिया। हमारे जो व्यवरोध हैं, दो व्यवरोध आ रहे हैं। पहला है x y < 50 और 3x + 7y < 210, ठीक है। और यहाँ पे x और y की वैल्यू जो है > होगा। इसको आप लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि इसको बताना अनिवार्य है कि जो वेरिएबल है वो कहाँ तक वेरी कर रहा है, यानी कहाँ से कहाँ तक वो चल रहा है। तो ये 0 से लेकर पॉजिटिव वैल्यू तक ये चलेगा, ये हमको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको 2, इसको 3 नाम दे दीजिएगा, क्योंकि सबका इसमें आगे यूज होना है। अब देखिए, अब सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, जो हमारा जो असमीका फर्स्ट है, ठीक है ना, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया है, जो असमीका जो हमारा फर्स्ट है, इसको अब हम समीकरण में चेंज करेंगे, क्योंकि हमको ग्राफिकल विधि से सॉल्व करना है। तो असमीका यानी जो <= वाला रहे उसको तो हम ग्राफ में डिनोट कर नहीं सकते, ग्राफ में बता नहीं सकते। तो जो हमारा इक्वेशन है उसी को हम ग्राफ में बता सकते हैं, ठीक है ना। आपको पता है कि ग्राफ सरल रेखाओं का इक्वेशंस का खींचा जाता है। तो इस असमीका को इसीलिए हमको क्या करना होगा, ग्राफ बनाने के लिए सरल रेखा में चेंज करना होगा। तो यहाँ पे <= है, तो हमको मान के चलना पड़ेगा कि ये इक्वल है, ठीक है। तो x + y = आ जाएगा 15। तो इसके जो पॉइंट्स हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, देखिए अब इसके पॉइंट्स को हमको नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, एक बार x की वैल्यू 0 रखेंगे और एक बार y की वैल्यू 0 रखेंगे, ठीक है। तो जब x की वैल्यू को जब हम 0 रखेंगे तो हमारा जो y की वैल्यू है ये कितना मिल जाएगा, 15 लिख जाएगा। ऐसा आप एग्जाम में सॉल्व करके भी बता देंगे। x = 0 रखेंगे, 0 + y = 15, तो y की वैल्यू आएगा 15। जब y की वैल्यू जब हम 0 रखेंगे इसमें, तब हमारा x + 0 = हो जाएगा 15, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 50 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारे पॉइंट्स मिल गया इस रेखा के लिए, तो x + y = 15 के लिए क्या हो जाएगा, 0 15 और 15 0, सॉरी 15 बोल देता हूँ, 50 0, ठीक है ना, 0 50 और 50 0, ठीक है। अब देखिए, अब इसके लिए अब हमको क्या करना है, इसके लिए अब हमको इसके जो फिजिबल रीजन है ये किधर जाएगा, इसका जो क्षेत्रफल है मूल बिंदु की ओर जाएगा कि मूल बिंदु के विपरीत दिशा में जाएगा, ये हमको चेक करना है। तो हमारा जो परीक्षण जो बिंदु होता है ये क्या होता है, मूल बिंदु होता है, क्योंकि ग्राफ में मूल बिंदु ही ऐसे बिंदु होते हैं जो क्या होता है, फिक्स होता है। मूल बिंदु किसको लेते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहाँ पे परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत होते हैं, जहाँ पे 90 डिग्री के एंगल बनता है, वही जहाँ पे पॉइंट जो कट करता है वही हमारा क्या होता है, मूल बिंदु होता है, और जिसका निर्देशांक होता है 0 0, ठीक है। तो इस वैल्यू को क्या करेंगे, ओरिजिन जो ओ की वैल्यू है इसको हम क्या करेंगे, जो हमारा असमीका है इसमें हम पुट करेंगे, ठीक है। इन इक्वेशन है उसमें हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो पुट करने पर आप देख पा रहे हैं, जब x और y की वैल्यू रखे तो <= 15, तो यहाँ 0 <= 15 का 50 का, यानी जो 50 जो है वो क्या है, 0 से बड़ा है, या बोल सकते हैं 0 जो है 50 से छोटा है, ठीक है। तो 0 50 छोटा, ये बात सत्य है, या ऐसा भी बोल सकते हैं 50 क्या है, 0 से बड़ा है, ये बात क्या है, सत्य है। तो अतः जो हमारा जो असमीका है का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा, मूल बिंदु की ओर होगा, क्योंकि इस कंडीशन को क्या कर रहा हो, सेटिस्फाइड कर रहा है। जब इस असमीका में जब हम मूल बिंदु के जब वैल्यू को रख रहे हैं तो क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है, तो सेटिस्फाइड कर रहा है। अतः जो हमारा इसका जो फिजिबल रीजन जो होगा, जो क्षेत्रफल होगा वो किधर होगा, मूल बिंदु की ओर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर उसी बात को मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। अब दूसरे असमीका के लिए देखते हैं। तो दूसरा असमीका हमारा क्या है, 3x + 7y <= 210 है। तो इसके लिए हम समीकरण बनाएंगे, तो ये हो जाएगा 3x + 7y = हो जाएगा 210। अब चलिए इसके लिए अब हम पॉइंट्स निकालेंगे। तो इसके लिए पॉइंट्स निकालने के लिए पहले हमको क्या करना होगा, एक बार x की वैल्यू को 0 पुट करना होगा और एक बार y की वैल्यू को 0 पुट करना होगा। जब x की वैल्यू को जब 0 पुट करेंगे तो x = आ जाएगा 0 और 3g, जब वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए x की जगह 0 रख दी तो 7y, तो y की वैल्यू मिल जाएगा, y = क्या हो जाएगा, 210/7। यहाँ पे क्या हो जाएगा 7y, तो y इधर हो जाएगा, 7 इधर चला गया, जब ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 30, ठीक है। जब y की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए 3x + 7, तो y की जगह 0 रख दिए तो 210, तो x = आ जाएगा 210/3, तो ये कितना आ जाएगा 70, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जब x की वैल्यू पुट किया तो y की वैल्यू मिला 30, और जब y की वैल्यू पुट किया तो x की वैल्यू कितना मिल गया, 70 मिल गया। तो ये हमारे जो इस जो इक्वेशंस है उसके लिए पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, 0 30 और 70 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि हमारा जो
फिजिबल रीजन होगा या जो हमारा क्षेत्र होगा इस असमीका के लिए कहाँ होगा। तो हम परीक्षण जो बिंदु है हमारा ओरिजिन होता है, तो ओरिजिन की वैल्यू को पुट करेंगे तो 0 0 0 है ओरिजिन की वैल्यू, तो एक्स की जगह भी 0 रख दी, वाई की जगह भी 0, दोनों 0 हो जाएगा। तो 0 क्या है, लेस देन इक्वल हो रहा है 210 का, यानी यहाँ पर जो 210 है ये क्या है, 0 से बड़ा है और 0 जो है 210 से क्या है, छोटा है। तो यहाँ पे हमारा जो असमीका है ये क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे क्या है, सत्य बात है, या बगल में लिख देंगे संतुष्ट है। ठीक है, तो यानी ये संतुष्ट कर रहा है, सत्य बात है। तो अतः जो असमीका है इसका जो फिजिबल रीजन होगा, जो क्षेत्रफल होगा, ये क्या होगा, ये भी मूल बिंदु की ओर होगा। यानी इस प्रश्न में दोनों जो हमारे असमीका है, दोनों असमीका का जो फिजिबल रीजन होगा, जो क्षेत्रफल होगा, वो किधर की ओर जाएगा, मूल बिंदु की ओर ही जाएगा। दोनों का जो क्षेत्र होगा वो, ठीक है, दोनों का क्षेत्र क्या होगा, मूल बिंदु की ओर ही जाएगा। ठीक है, अब चलिए, अब हम क्या करते हैं, इतना करने के बाद ये आगे बाद में सॉल्व करेंगे। इतना करने के बाद हमको ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो ग्राफ मैं पहले से बना के रख लिया हूँ। ये देखिए इस तरह से ग्राफ बनेंगे आपके ये। ठीक है, तो सबसे पहले करना कैसे है, स्टेप्स को मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो आप उद्देश्य फलन यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आपका जो ग्राफ है उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लॉट करेंगे। तो इधर एक्स एक्सिस और इधर वाई एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। फिर देखिए यहाँ पे जो हमारा जो पॉइंट्स आया है ये क्या आ रहा है, क्योंकि बड़ा बड़ा आ रहा है, तो यहाँ पर हम एक एक डिब्बे को 10 20 30 40 50 60 ये लेंगे। ठीक है, 10 20 30 लेते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर फिर 10 20 30 40 50 लेते हुए यहाँ तक 100 तक लेंगे। जितना हमको आवश्यकता उतना यूज करेंगे। तो हमारा जो पैमाना ये हो जाएगा, एक्स एक्सिस में एक खाने को 10 इकाई लिए हैं और वाई एक्सिस में भी एक खाने को हमको 10 इकाई ही लिए हैं। ठीक है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं एक खाना में देखिए 0 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जा रहा है, 10 तक। तो इसमें कितने नंबर है, 10 नंबर है ना। 10 से यहाँ 20 जा रहा है, तो इसमें बीच में कितने नंबर है, 10 नंबर है। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं 10 नंबर रखे हुए बीच में। तो हमको बताना पड़ेगा कि कितने नंबरों को हमने एक खाने में रखा हुआ है। ठीक है, तो चूंकि यूनिट नहीं है तो इकाई लिख देंगे। अब देखिए, अब जो पहला जो हमारा असमीका है उसके लिए हम सरल रेखा जो माने हैं उसको हम देखते हैं। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ देखिए, ये देखिए पहला जो हमारा असमीका है उसके लिए समीकरण है x + y = 50। ठीक है, अब देखिए इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो 0 50 है और 50 0 है। तो आपको पता है 0 क्या होती है, वाई एक्सिस में जो वाई एक्सिस होता है इसमें x की वैल्यू 0 होती है और जो x एक्सिस होती है इसमें y की वैल्यू 0 होता है। तो पहले हमारा जो पॉइंट्स है ये है 0 50, तो यहाँ पे आएगा, ये देखिए माने x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 50 है। देखिए यहाँ पर देखिए x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या है, 50 है। तो यहाँ पे आएगा ना पहला x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 50। दूसरा क्या है, 50 और 0 है, यानी 50 और 0 है। तो x की वैल्यू 50 और y की वैल्यू 0, तो ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट बनाया और यहाँ पे एक पॉइंट बनाया और दोनों पॉइंट को क्या कर देना है, स्केल की सहायता से खींच देना है। तो ये क्या हो जाएगा, समीकरण x + y = 50 के लिए क्या हो जाएगा, सरल रेखा हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा जो हमारा समीकरण है, दूसरा हमारा समीकरण क्या है, ये देखिए दूसरा हमारा जो समीकरण है उसके लिए हमारे पॉइंट्स है, x की वैल्यू जब 0 पुट किए तो 30 आया और जब y की वैल्यू जब 0 पुट किए तो कितना मिला, 70 मिला। तो 0 30 और 70 0, तो 0 30 यानी x 0 और y 30, तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, और 70 0, तो x की वैल्यू 70 और y की वैल्यू 0, तो ये कहाँ पे, यहाँ पे आएगा। तो दोनों पॉइंट को स्केल के साथ हमने क्या किया, एक सरल रेखा खींच दिया। कौन सी इक्वेशन के लिए, 3x + 7y = 210 के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक अब आपको समझ में आ गया होगा जो दो सरल रेखा हमने खींचा। जब दोनों सरल रेखाओं को जब हमने खींचा इस इक्वेशन के लिए तो हमको एक कट पॉइंट मिलता है, ये यहाँ पे कट पॉइंट मिलेगा, ये कट पॉइंट मिला। ठीक है, अब देखिए, अब इस कट पॉइंट को हम क्या करेंगे, ये जो कट पॉइंट मिला इसको मैंने नाम दे दिया B। ठीक है, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, B नाम दे दिया। अब इस कट पॉइंट का हमको क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है ना, तो सॉल्यूशन थोड़े देर बाद निकालेंगे। पहले हम इसका क्या करते हैं, क्षेत्र जो है, जो हमारा फिजिबल रीजन है, इसका जो सुसंगत क्षेत्र है ये पहले हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि जो हमारा जो पहला जो असमीका है, ठीक है, ये असमीका है, इसके लिए जो हमारा जो क्षेत्र है ये कहाँ जा रहा है, मूल बिंदु की ओर जा रहा है। पहले असमीका
पहले असमीकरण के लिए। तो पहले असमीकरण यानी पहले समीकरण x प्लस वाई इक्वल 50 में देखेंगे, देखिए x प्लस वाई इक्वल 50 का जो फिजिबल रीजन है ये क्या आ रहा है, केंद्र की ओर आ रहा है। ये छोटा छोटा मैंने तीर का निशान लगा के बता दिया है, ठीक है। दूसरे जो हमारा असमीकरण है उसके लिए जब हमने चेक किया तो वहां भी हमने पाया कि इसका जो भी फिजिबल रीजन है, इसका भी क्षेत्र है, वो क्या आ रहा है, मूल बिंदु की ओर, ओरिजिन की ओर ही आ रहा है। तो देखिए इसमें भी मैंने क्या कर दिया, ये 3x प्लस 7y इक्वल 200 के लिए, इसमें भी मैंने इधर तीर का निशान लगा बता दिया कि अतः यहाँ पर दोनों का जो फिजिबल रीजन है, दोनों का जो क्षेत्र है, ये किधर आ रहा है, केंद्र की ओर आ रहा है, ठीक है। तो हमको पता है हमारा जो सुसंगत क्षेत्र होता है या उभयनिष्ठ क्षेत्रफल होता है, दोनों क्षेत्रों के उभयनिष्ठ को लेते हैं, जहाँ पे दोनों रेखाएं, इधर से जो रेखा मान के चलते हैं, इधर से रेखाएं आगे बढ़ रही, इधर से छोटा छोटा, तो दोनों जहाँ पे मिलेगा, इसका क्षेत्र और इसका क्षेत्र जहाँ पे मिलेगा, वही हमारा क्या होगा, सुसंगत क्षेत्र होगा, फिजिबल रीजन। तो आप देख पा रहे हैं जब यह इधर आगे बढ़ते जाएगा, इधर आगे बढ़ते जाएगा, इधर आगे बढ़ते जाएगा, तो यहाँ से दोनों मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ, और ये यहाँ पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसको मैं रेड कलर में नहीं किया हूँ, जो रेड कलर में किया हूँ, यहीं पर क्या मिल रहा है, इधर का क्षेत्र, पहले इक्वेशन का क्षेत्र और दूसरे इक्वेशन का जो सरल रेखा है उस पर जो क्षेत्र है, दोनों क्षेत्र यहाँ पे मिल रहा है। तो यही हमारा सुसंगत क्षेत्र होगा या उभयनिष्ठ क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो ये जो सुसंगत क्षेत्र है या उभयनिष्ठ क्षेत्र है, इसकी नामकरण कर देते थे। इस यहाँ से नामकरण स्टार्ट किया तो इसको पॉइंट ए नाम दे दिया, पॉइंट बी नाम दे दिया, पॉइंट सी नाम दे दिया, और ये एक ओरिजिन मिल गया ओ, यानी ओ ए बी सी, ये हमारा क्या होगा, सुसंगत क्षेत्र होगा इस क्वेश्चन के लिए, इस प्रश्न के लिए। और तो ये हमारे सुसंगत क्षेत्र हो जाएंगे, और इसके जो शीर्ष जो होंगे, पॉइंट्स होंगे, ये सभी होंगे, आगे हम समझेंगे उसको, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब ये सुसंगत क्षेत्र निकाल ली, इसके बाद अब रुक जाइए। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए, ये मैंने पहले से वैल्यू तो इसको रख दिया है, ठीक है। बी की वैल्यू पहले से मैंने लिख दिया क्योंकि ग्राफ पहले से बना लिया हूँ, तो ठीक है। लेकिन याद रखेंगे, बी की वैल्यू हम चाहें तो हम ग्राफ पे देखकर भी हमको बता सकते हैं कि भैया इसके एक्स निर्देशांक 35 आ रहा है, वाई निर्देशांक 15 आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमको ग्राफ को देखकर इसकी बी की जो कोऑर्डिनेट है इसको नहीं बताना है, इसको हमको सॉल्व करके बताना है, ठीक है। तो आपको पता है कि दो ये सरल रेखाएं हैं, दोनों जो सरल रेखाएं जिस बिंदु पे कट करती है, जिस बिंदु माने जहाँ एक पॉइंट रहता है कट का, जिस बिंदु पे कट करता है वही उसका क्या होता है, हल होता है, और वही उसका सॉल्यूशन होता है। इसके लिए आपने ये जो क्लास 10 में ये पढ़ के आया है, और इसके लिए आपने प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणनखंड विधि और अन्य विधि पढ़ के आए हैं दो सरल रेखाओं के हल निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे किसी भी एक विधि से, ठीक है। तो इतना करने के बाद अभी पॉइंट्स को मत लिखिए रहेगा, क्योंकि मैं पहले से बना लिया हूँ तो लिख लिया हूँ, पॉइंट्स को आप बाद में भरेंगे, ठीक है। तो इतना ग्राफ बनाने के बाद फिर आगे के कार्य यहाँ से करेंगे। ये देखिए, ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो प्रतिच्छेदन जो बिंदु है उसका नाम मैंने क्या दे दिया, बी दे दिया। तो अब दोनों जो सरल रेखा है, पहले सरल रेखा x प्लस वाई इक्वल 50 और 3x प्लस 7y इक्वल 210, इसको सॉल्व करके आपको क्या करना है, जो पॉइंट्स है कट पॉइंट, उसका हल निकालना है, ठीक है। तो मैंने विलोपन विधि का यहाँ यूज किया है। तो विलोपन विधि से एक टर्म विलुप्त करना होगा, तो इसके मैं x के कोफिशिएंट को सेम किया हूँ। तो x कोफिशिएंट को सेम करने के लिए इक्वेशन नंबर 4 में 3 का मल्टीप्लाई, इक्वेशन नंबर 5 में 5 से इक्वेशन नंबर 3 में 4 का मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 5 को मैं क्या कर दिया हूँ, सब्सट्रैक्ट कर दिया हूँ, घटा दिया हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये जब 3y इक्वल 150 हो जाएगा, अब ये क्या होगा, ये 3x माइनस हो जाएगा, 7 माइनस हो जाएगा, 210 माइनस हो जाएगा क्योंकि उसमें घट रहा है। तो ये दोनों माइनस प्लस कारण कर जाएंगे, और 3y में जब 7y माइनस होगा तो माइनस 4y आएगा। 150 में जब 210 माइनस होगा तो कितना आएगा, 60 आएगा। तो y को आ जाएगा 60/4। तो ये देखिए, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएंगे, तो y की वैल्यू यहाँ मिल जाएगा आपको 15। तो y का मान जब समीकरण 4 में रखेंगे तो हमको x की वैल्यू मिलेगा, यहाँ रख दिए 50, तो ये इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 15, तो x इक्वल आ जाएगा 35। यानी हमारा प्रतिच्छेदन बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, b की जो वैल्यू हो जाएगी, b का निर्देशांक हो जाएगा x इक्वल 35 और y इक्वल क्या आ जाएगा 15, ठीक है। तो अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, ग्राफ में पुट कर देंगे। यहाँ पर b की वैल्यू कितनी आ रही है, b का निर्देशांक, सॉरी वैल्यू नहीं, निर्देशांक बोलेंगे, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स है ना। तो b का कोऑर्डिनेट्स कितना आ रहा है, 35, 15, ठीक है। अब इतना हो जाने के बाद जो हमारा सुसंगत क्षेत्र है, या बोल सकते हैं कॉमन सुसंगत क्षेत्र है, उभयनिष्ठ जो क्षेत्रफल है, इस एरिया में देखेंगे कि ये कौन
कौन कौन माने किस किस पॉइंट से ये मिलकर बन रहा है, या इसमें किस किस कौन कौन से पॉइंट इसमें शामिल है। ठीक है, तो उन पॉइंटों को यहाँ पे हम सभी को लिखेंगे। देखिए यहाँ मैं लिख दिया हूँ, यहाँ उभयनिष्ठ का सुसंगत क्षेत्र, उभयनिष्ठ या सुसंगत क्षेत्र ओ ए बी सी है। ओ ए बी सी यहाँ पे देख पा रहे हैं, ओ ए बी सी है। ठीक है, तो ओ ए बी सी है, जिसके शीर्ष किनारे या बिंदु, तो इसके शीर्ष क्या होंगे, ये ओ होंगे, ये ए होगा, बी होगा, सी होगा। ये तीनों शीर्ष हैं जिसके निर्देशांक को मैं लिख दिया 0 0 और ए 50 0 और 35 15 और 0 30। ठीक है, अब इन्हीं जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, यही जो निर्देशांक है, इन निर्देशांक का यूज करके हमारा जो उद्देश्य फलन है उसकी हम मान निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे आगे, पर उद्देश्य फलन लाभ का मान निम्न है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे, जैसे मैं ये यहाँ पे बना के रखा हुआ हूँ, और यहाँ पे शीर्ष को रखेंगे, यहाँ पे उद्देश्य फलन कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे उसकी वैल्यू को लिखेंगे। ठीक है, और ये पॉइंट्स कहाँ से आएंगे, ये शीर्ष कहाँ से लेंगे, तो ये जो शीर्ष है, जो आपका उभयनिष्ठ क्षेत्र है, सुसंगत क्षेत्र है, उन्हीं के जो किनारे हैं या बिंदु हैं जो इसमें शामिल है, शीर्ष है, उन्हीं शीर्षों को लेना है। ठीक है, तो ये मैंने सभी बॉक्स को भर दिया, फिलअप कर दिया। और देखिए यहाँ पे एक बात और ध्यान रखेंगे, हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि जो हमारा जो निर्देशांक होता है, कोऑर्डिनेट होता है, उसमें पहले वाला x होता है, दूसरे वाला y होता है। ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ये x की, ये y की, ये x की, ये y की। ठीक है, अब चलिए वैल्यू को बारी बारी से पुट करिए। तो यहाँ पर जब पुट करेंगे तो x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0, तो 0 0 आ जाएगा, तो क्या हो गया 0। यहाँ पर x की वैल्यू 50 है, तो मैंने यहाँ रख दिया 50, और यहाँ पे y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 0 शून्य रख दिया। ठीक है, दोनों को जब कैलकुलेट किया, इनका जब मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1200, इसमें 0 जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा 1200। ठीक है, अब देखिए 24 गुणित 35 प्लस 44 गुणित 15 हो जाएगा, तो 840 प्लस 660 कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा। सी की वैल्यू है 0 और 30, तो देखिए पी, तो 24 की जगह x की जगह 0 और y की जगह क्या रख दिया 30 रख दिया, तो ये आ जाएगा 1320। तो ये कल जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 1320। जब इस बॉक्स का जब मैं अवलोकन किया तो ये जो P वाला जो उद्देश्य फलन है, इसमें मैंने पाया कि चूंकि हमारा प्रश्न पूछ रहा है अधिकतम मान चाहिए हमको, माने कितनी बोरी गेहूं बेचे और कितनी बोरी चावल बेचे कि हमको अधिकतम मान प्राप्त होना चाहिए, यानी हमको अधिकतम लाभ प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें हमारा जो अधिकतम वैल्यू आ रहा है, कितना आ रहा है 1500 रुपये आ रहा है, तो यही जो होगा हमारा हल होगा। ठीक है, तो अतः आप लिख देंगे लाभ फलन, चूँकि हमको लाभ के बारे में पूछा, लाभ फलन P इक्वल 2400x प्लस 44y पर शीर्ष बिंदु B, कौन सा B 35 और 10 पर अधिकतम मान P इक्वल 1500 होगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितना मिल गया 35 और y की वैल्यू कितना मिल गया 15। तो अतः हम बता सकते हैं, एवं गेहूं की बोरों की संख्या कितनी होगी 35 और चावल की बोरों की संख्या कितनी होगी 15, उसको खरीदना चाहिए। यानी जो व्यापारी है, अगर वो जो कंडीशन है, जो कंडीशंस दिए है, तो उसके हिसाब से उसको 35 बोरी गेहूं और 15 बोरी चावल खरीदना चाहिए, और उतना चावल और गेहूं खरीद के जब वो बेचेगा तो उसको सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। और सबसे ज़्यादा लाभ कितना प्राप्त होगा 1500 रुपये उसको लाभ प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपने सभी प्रश्नों को जब सॉल्व किया तो आपने देखा कि जो x और जो y जो शीर्ष जो प्राप्त हो रहे हैं, या ऐसा बोल सकते हैं जो अधिकतम फलन जो प्राप्त हो रहे हैं, वो उसी पॉइंट्स पे प्राप्त हो रहे हैं जहाँ पे ग्राफ कट कर रहा है। देखिए आप देख पा रहे हैं, इसमें भी हमारा जो आंसर जो प्राप्त हुआ है, ये पॉइंट बी मिला है, और वो कितना है 35 और 15 है। आप पिछले भी क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखेंगे तो जो हमारा आंसर जो मिल रहा है, जो हल मिल रहा है, वे इन दोनों सरल रेखाओं के पॉइंट्स पर ही अधिकतम मान प्राप्त हो रहा है, और वही ही हमारे क्या हो रहा है हल हो रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऐसा भी बोल सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो दोनों रेखाओं के जो कट पॉइंट होगा, प्रतिच्छेदन बिंदु जो होगा, वही हमारा क्या होता है हल होता है, वही उसी पॉइंट्स पे हमको क्या मिलता है अधिकतम मान प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये एक थ्योरम, इसके लिए एक थ्योरम बनता है जिसको मैंने बेसिक क्लास में आपको बताया हुआ है। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो आप इसको याद रखेंगे कि जो सरल रेखाओं, दोनों सरल रेखाओं का जो कट पॉइंट होता है, वही हमारा क्या होता है हल होता है। आपको मैंने जो क्वेश्चन बताया उस पर देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा जो मैं बोल रहा हूँ वो बात। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से ये जो हमारा प्रश्न है,
टाइप नंबर सेकंड, जिसमें हमको पहले से बता दिया गया है कि पहले से नहीं बताया गया है, इसमें हमको कंडीशंस दे दिया है, स्टेटमेंट दे दिया है, और इस स्टेटमेंट की सहायता से हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको हमने देख लिया। चलिए एक बार हल्का सा और समझ लेते हैं। देखिए, आपको टाइप नंबर सेकंड का एक क्वेश्चन है जो स्टेटमेंट वाला है, तो पहले आप स्टेटमेंट को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ने के बाद आपको उद्देश्य फलन, निवेशी फलन और संग्रहण व्यवरोध, ठीक है, फलन बोल दिया, व्यवरोध होता है, उद्देश्य फलन होता है, और संग्रहण और निवेशी क्या होता है, व्यवरोध होते हैं या असमीका होते हैं। तो उन सबको आप पढ़ के अच्छे से फाइंड करेंगे, और फाइंड करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा जो उद्देश्य फलन दिया है और व्यवरोध जो असमीका है, सभी को एक साथ लिख देंगे। ठीक है, एक साथ लिखने के बाद पहले जो असमीका है उसको लेकर हम उसको समीकरण में चेंज करेंगे, उसके पॉइंट्स निकालेंगे, फिर उसका मूल बिंदु के सापेक्ष परीक्षण करेंगे कि उसका जो कोऑर्डिनेट है वो कहाँ पर आएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट बोलता हूँ जी, एरिया जो है कहाँ पे आएगा, मूल बिंदु की ओर होगा कि मूल बिंदु के बाहर होगा, जो उसका जो क्षेत्रफल हो। ठीक है, फिर सेकंड वर्क है कि हमारा जो दूसरा जो असमीका है उसको लेंगे, उसको फिर हम समीकरण में चेंज करेंगे। समीकरण में चेंज करने के बाद फिर उसके पॉइंट्स निकालेंगे, उसके पॉइंट निकालने के बाद उसके लिए भी हम चेक करेंगे कि उसका जो फिजिबल जो रीजन होगा, उसका जो क्षेत्र होगा वो मूल बिंदु की ओर आएगा कि मूल बिंदु के बाहर जाएगा। इन दोनों पे आप देख पा रहे हैं, पहले वाला जो प्रश्न है, दूसरे वाले प्रश्न में पहले वाला जो असमीका है, दूसरा वाला जो असमीका है, दोनों असमीकाओं में हमारा जो क्षेत्र है वो क्या हो रहा है, मूल बिंदु की ओर ही आ रहा है। ठीक है, फिर हमको जो डाटा प्राप्त है उस डाटा का यूज करके आप क्या करेंगे, इस तरह से ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के बाद आप दोनों सरल रेखाओं को इसमें बताएंगे। ठीक है, उसके बाद आप इसके जो क्षेत्रफल है, पहले सरल रेखा, दूसरे सरल रेखा, उसके क्षेत्र को भी बताएंगे, और दोनों क्षेत्र जहाँ पे एक दूसरे को मिलेगा वही हमारा उभयनिष्ठ क्षेत्र होगा, सुसंगत क्षेत्र होगा, उसको आप ऐसे लाइन कर देंगे। ठीक है, एक बात ध्यान रखेंगे, इस पे मैंने कलरफुल पेन का यूज किया ताकि आपको समझ में आए, लेकिन आप पेन एग्जाम में एक ही कलर का पेन का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको आप ऐसे थोड़ा सा मार करके आप बता देंगे कि ये हमारा क्या है, उभयनिष्ठ क्षेत्र है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमको जो पॉइंट मिला है, चूंकि हम ग्राफ से भी देख सकते हैं, लेकिन ग्राफ का यूज नहीं करेंगे इस पॉइंट निकालने के लिए, हमको इसको सॉल्व करके बताना है। तो इस तरह से आगे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। आपके पास सॉल्व करने की बहुत सी विधि हैं, किसी भी एक विधि का आप यूज कर सकते हैं। मैंने विलोपन विधि सॉल्व किया, और जो निर्देशांक बी है उसकी वैल्यू मैंने निकाला, और वैल्यू निकाल के यहाँ पे मैंने क्या किया, इस ग्राफ में यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, फिर आगे आपको क्या करना है, जो आपको उभयनिष्ठ क्षेत्रफल प्राप्त हुआ है, जो सुसंगत क्षेत्र जो प्राप्त हुआ है, उस सुसंगत क्षेत्र में जो पॉइंट्स आ रहे हैं उन पॉइंट को आप लेंगे, और उन पॉइंट को लेकर फिर उद्देश्य फलन पे चेक करना है कि हमको अधिकतम मान कहाँ पे प्राप्त हो रहा है। जो अधिकतम मान प्राप्त हो रहा है जिस पॉइंट के लिए, वही पॉइंट हमारा क्या होंगे, हल होंगे, और वही क्या होगा, हमारा अधिकतम मान होगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू मुझे 35 प्राप्त हो रही है, y की वैल्यू 15 प्राप्त हो रही है, जो मेरा पॉइंट कहाँ पे है, b, तो यही मेरा क्या होगा, हल होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, आप वीडियो को अच्छी तरह से देखिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको जो मैं जितनी बात बता रहा हूँ और ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। बच्चों, मैंने समय को ध्यान में रखते हुए सबको पहले से लिख के रख लिया था। आप सबको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम में तो पहले से लिखा नहीं रहेगा। ठीक है, आपको एग्ज़ाम में लिखना है तो इसको बार बार, और आपके जो एक्सरसाइज के प्रश्न है, एग्जाम्पल के प्रश्न है, उन सब पे प्रैक्टिस करिए। अगर आपको कहीं डाउट है, कहीं समस्या है, तो मुझे कमेंट करके बताइए। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जो समस्या है उसका मैं समाधान कर सकूँ, और अगर कुछ भी दिक्कत है तो मुझे तुरंत कमेंट करिए। और अगर आपको ग्राफ बनाना समझ में नहीं आ रहा है, कि कुछ कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप घबराइए मत, क्योंकि जो अज्ञानी रहता है और जिसको सीखने की जो इच्छा रहता है वही तो ज्ञान प्राप्त करता है। तो नहीं जानते वो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप सीखना नहीं चाहते तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे। तो जो भी आपको नहीं पता, बेझिझक आप मेरे से पूछिए कमेंट करके, तो मैं आप कोशिश करूंगा कि आपके सभी समस्याओं का पूरी तरह से समाधान कर सकूं। इसी के साथ आज की क्लास इतना, और आपका जो लीनियर प्रोग्रामिंग है यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक, नया चैप्टर लेंगे और नई जानकारी पुनः प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।